हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार IQ एजुकेशन। स्टार IQ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग या फिर प्लानिंग प्रोसेस का जो है इसका आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि डेफिनेशन दे दी जाए और 4 राइटर्स के नाम दे दी जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राइटर ने क्या डेफिनेशन लिखी है। देखिए कुंट्ज ओ'डोनेल ने लिखी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट। प्लानिंग क्या है? एडवांस में हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन इस काम को करेगा, क्या करेगा, कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो हम एडवांस में इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। हेमन कह रहा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या काम करना है, तो वो क्या होता है, प्लानिंग होती है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि कल मुझे ये काम करना है, इस टाइम करना है, वहाँ जा कर के करना है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लानिंग ही कर रही हूँ ना मैं। या फिर हम कहेंगे हमें अपना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम अकाउंट्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट वाला का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या होता है, प्लानिंग का प्रोसेस है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स क्या रहेंगे ये हम देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फोकस रहता है इसका। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है ये। सबसे पहले जो है वो क्या की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। परवेसिव इन नेचर, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ना हम हमेशा। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग भी हमें ही करना पड़ता है। मेंटल एक्सरसाइज, मेंटली इसको क्या किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, क्योंकि मेंटली तो हम प्लान बना सकते हैं ना, फिजिकली थोड़े बनाते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किसी भी काम को किस तरह से करना है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है क्योंकि हम क्या यूज़ करते हैं, स्वोट एनालिसिस यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग क्या होता है कि एक ही काम को 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं भी वही काम कर रही हूँ, आप भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम यूज़फुल नहीं, एक बार कर लिया तो भी बात वही है ना। तो ओवरलैपिंग के काम को ख़त्म करता है कि अगर कोई मैनेजर है उसको एक काम दे दिया तो वो वही करेगा, ना कि सभी मिलकर एक ही काम को किए जा रहे हैं। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करेगा क्योंकि हम प्लान करेंगे तो हम देखेंगे ना कि हम इस काम को इस तरह से कर सकते हैं। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर देगा। कैसे करेगा कि मान लीजिए ABC 3 मैनेजर हैं, उन्होंने हमने उनको तीनों को अलग अलग काम दे दिया, तो A अगर काम नहीं करेगा तो हम सिर्फ उसको पकड़ेंगे ना, कंट्रोलिंग उस पर ही करेंगे। B और C तो ठीक से काम कर ही रहे हैं, तो इस तरह से कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर देगा। उसके बाद आते हैं हमारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। रिजिड इन नेचर, नेचर क्या होता है इसका, रिजिड होता है क्योंकि एक बार जो प्लान बना लिया हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, इसलिए इसको हम रिजिड कहते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। डज नॉट एप्लीकेबल इन डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट में ये एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें डायनामिक मीन्स की जो हमेशा चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट जिसका चेंज होता रहता है, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है प्लान्स बनाने में, क्योंकि हमें क्या चाहिए उसके लिए, एक्सपर्ट्स चाहिए प्लान्स को बनाने के लिए, तो उनको हमें पैसा भी देना पड़ेगा प्लान्स को बनाने के लिए, तो इसलिए कॉस्ट जो है हमारी ज़्यादा हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि पहले तो प्लान बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। डज नॉट गारंटी सक्सेस, अब ये तो कोई गारंटी नहीं लेता ना कि ये जो प्लान हमारा सक्सेसफुल होगा, तो इसलिए क्या है, ये लिमिटेशन है। तो देखिए प्लानिंग कैन बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, प्लानिंग को कब इग्नोर किया जा सकता है, जब इमरजेंसी का केस हो, अदरवाइज हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। ये तो हमने बस ऐसे ही पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लानिंग प्रोसेस जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन जो आपका इस तरह से आ सकता है कि आप इस प्रोसेस को सीरीज़ में लगाइए। तो सबसे पहला आएगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो हम आगे प्लान क्या बनाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, मान लीजिए कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि हमें इस साल प्रॉफिट पर ना ध्यान दे करके सेल मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान देना है।
तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट, जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बने होंगे, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है, मार्केटिंग अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, तो उनको अलग अलग उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। उसके बाद है इंडिविजुअल। अब वो डिपार्टमेंट तो हो गए, उन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स अपने अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम देंगे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठा होगा, उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और फिर उसके बाद उस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो होगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस को डेवलप करना, इंटरनल प्रेमिसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेमिसेस हो सकते हैं। इंटरनल क्या होते हैं कि हमारे पास कैपिटल कितनी है, लेबर कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, या मशीनरी कितनी है। और क्या हो सकता है, कैपिटल हमें कितनी रिक्वायर्ड है, लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, और मशीनरी कितनी रिक्वायर्ड है। हम ये चीज़ें क्या करते हैं, प्लान में करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, उसके बाद हम प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे प्लान को बनाएंगे। एक्सटर्नल क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट क्या है, और अगर हम अगर हम किसी तरह से क्रेडिट लेते हैं या लोन लेते हैं तो उस पर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर हमें टैक्सेस वगैरह कितने देने पड़ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल प्रेमिसेस हो जाएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हमारे फेवरेबल नहीं चल रही, तो हम उस प्रोजेक्ट को वहीं पर ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं हमारे फेवर में नहीं है, और अगर फेवर में हैं तो हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम अलग अलग तरीके चुनेंगे उस काम को करने के लिए। फिर उसके बाद आएगा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जो ये हमने अलग अलग तरीके चुने हैं, मान लीजिए एक ही काम को करने के ABCDE 5 तरीके हैं, अब उन पाँचों को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि ए को करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सब कुछ देखा जाएगा। ऐसे ही B में, C में, D, E सभी में देखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव कोर्सेज को। उसके बाद आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। हम उस एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे। हमने 5 किए थे ना, ABCDE, जो हमें बेस्ट लगा, जिससे हमें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो रहा है, प्रोडक्शन भी मिनिमाइज़ हो रहा है, टाइम भी मिनिमाइज़ हो रहा है, हमारा कैपिटल भी कम यूज़ की जा रही है, मार्केटिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो जो भी हमें बेस्ट लगेगा ना, तो वो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, और उसके बाद फॉलो अप एक्शन, जो हमने प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। तो ये हमारे क्या है, 7 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड है डेवलपिंग प्रेमिसेस, थर्ड है ऑल्टरनेटिव्स को देखना, उसके बाद इवेल्युएट करना, उसके बाद सेलेक्ट करना और इम्प्लीमेंट करना प्लान को, और फॉलो अप एक्शन। तो हमारे 7 स्टेप्स रहेंगे। तो ये आपको सीरीज़ में आ सकता है कि आप इसको सीरीज़ में लगाइए, पहले कौन सा आएगा और दोबारा कौन सा आएगा। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। ऐसे एंड पॉइंट्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट ही होता है ना, हमें उसी को तो अचीव करना है, उसी के लिए तो सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि सेल मैक्सिमाइजेशन है, तो हमारा एंड पॉइंट तो सेल को मैक्सिमाइज करना है, तो उसी को अचीव करने के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। तो एंड पॉइंट है ये हमारा, जिसके लिए हम सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, टू मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल एवरी ईयर। हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि हर साल हम कम से कम 100 लोगों को अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो कब पॉसिबल है, जब हमारी जो कंपनी है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, सेल्स जो उसकी बढ़ी हुई होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी हर साल, तभी तो दे पाएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रॉफिट कमाए कोई भी बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 100 पर्सन्स को जो है हर साल एम्प्लॉयमेंट देगी। तो ये तभी अचीव होगा जब हमारी कंपनी जो अच्छे से रन कर रही होगी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी क्या होता है, अ प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट, वो प्लान जो हमने कंसीडर किया होता है, जिसको हम आगे फॉलो अप करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स,
इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स किसकी होती हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की होती हैं। जो हमें एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, थ्रेट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये क्या होते हैं? हमारे इंटरनल। अब हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और वीकनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या बना रहे हैं? प्लान बना रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी बोलते हैं। प्रोवाइड एन ऑप्टिमल मैच बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, उनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के तौर पर। जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम स्ट्रेंथ बना रहे हैं, या फिर हमारी जो वीकनेस है उसको ख़त्म करने की बात करें, जो थ्रेट्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं किसी भी तरह से। तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मैच बना रहा है, ऑप्टिमल मैच बना रहा है। अब स्ट्रेटेजीज दो तरह की हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। उसके बाद आता है हमारा पॉलिसीज़, जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब देखिए पॉलिसीज़ के लिए जो वर्ड आपको ध्यान रखना है वो क्या है? गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो डिसीजंस प्रोवाइड की जाते हैं, वो क्या होती हैं? हमारी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि पर्सनल पॉलिसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है। सेल्स पॉलिसी, हमारी सेल्स की क्या पॉलिसी रहेगी, हम किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज़ करेंगे। प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी, हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से डिसाइड करेंगे। कलेक्शन मनी पॉलिसी, हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे मनी को किस तरह से कलेक्ट करेंगे। जो पैसा उन्होंने हमारा प्रोडक्ट लेने के बाद हम जो प्रोडक्ट लिया है हमसे, उसका पैसा हम जो किस तरह से कलेक्ट करेंगे, तो ये कलेक्शन मनी पॉलिसी हो जाएगा। तो ये क्या है? एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाएगी गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या होती है? पॉलिसी होती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसकी सीक्वेंस बताएगा ये, कि पहले ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो ये क्या बताएगा हमें? प्रोसीजर सीक्वेंस बताएगा किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि हमें मनी रिकवरी करनी है, पॉलिसी में तो हो जाएगा कि हमारी ये पॉलिसी है कि हम किस तरह से मनी को रिकवर करेंगे। उसके बाद गाइडेंस प्रोवाइड करिए ना, वो तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को। अब ये मेथड बताएगा कि हमें सबसे पहले क्या काम करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना है। तो देखिए राइटिंग लेटर्स, पहले तो हम अपने कस्टमर को लेटर राइट करेंगे कि आप हमें इतना पैसा हम जो आपसे मांग रहे हैं और आप हमें दे दीजिए। कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, हम उसके बाद उसको टेलीफोन करेंगे। तो इसके बाद मीटिंग पर्सनली, उसके घर जाकर या उसकी जो भी शॉप है या फिर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जाकर हम उससे बात करेंगे, मीटिंग पर्सनली करेंगे। उसके बाद टेकिंग लीगल एक्शन, अगर फिर भी वो हमें पैसा नहीं देता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उससे पैसे मांग रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं और हमने उसे किसी भी तरह का ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और हम सीधा के सीधा काम पहुँच गए, एक्शन लेने चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है? एक सीक्वेंस बता रहा है कि हमें पहले लेटर लिखना है, उसके बाद फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करना है, उसके बाद पर्सनली मिलना है, उसके बाद ही हम क्या लेंगे? उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसके बाद आता है जी हमारा मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे प्लान जो हमें डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा जो प्रोसीजर है ना इसकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। मेथड क्या रहेगा हमारा? तो मेथड क्या होते हैं? प्लान जो हमारे प्रोसीजर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमने बनाए होते हैं, वो मेथड होते हैं। उसके बाद है हमारे रूल्स। रूल्स तो सभी को पता ही है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स टेल्स अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा होता है ना कि यहाँ पर बीड़ी पीना मना है, या फिर हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं तो कहते हैं कि अगर आप लेट आते हो तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। तो वो सारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको बिना नोटिस के निकाल दिया जाएगा। तो रूल्स में आ जाएगा कि वो क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। उसके बाद आएगा बजट। बजट क्या होता है? अब मनी की टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे। इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन एंड रिलेटेड टू बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग से भी रिलेटेड होगा और कंट्रोलिंग से भी रिलेटेड होगा।
पहले तो हम प्लान करेंगे कि हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, इस जगह पर खर्च करेंगे, इस तरह से खर्च करेंगे। उसके बाद कंट्रोलिंग क्या होगा कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं ना, जो हमने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग तो खर्च कर रहे हैं। जैसे हम प्रोडक्शन में ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, सेल या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में हमने बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये डिसाइड किए थे कि हम मार्केटिंग में खर्च करेंगे और वहाँ पर 25,000 रुपये खर्च हो गए, तो हमारा क्या होगा, बजट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम बजट को डिसाइड करेंगे, पैसे का जो हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है हम उसको डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो इसके अंडर आते हैं दोनों। तो प्रोग्राम्स क्या होगा, इट मीन्स अ सिंगल यूज कॉम्प्रीहेंसिव प्लान लेइंग डाउन दैट व्हाट, हाउ, हु, व्हेन ऑफ अकम्प्लिशिंग द स्पेसिफिक जॉब। प्रोग्राम में क्या आएगा कि जो हम काम प्लान बनाया है उसमें जो हर एक काम है, जो हमने डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल पढ़ा था, तो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा और कब करेगा, तो ये सारे के सारा किस में डिसाइड होता है, प्रोग्राम्स में। जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम, सेल्स प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोडक्शन में कौन कौन लगा हुआ है, ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड की जाएगी, कितने टाइम के लिए प्रोवाइड की जाएगी, सेल्स प्रमोशन किस तरह से किया जाएगा, कितने टाइम तक किया जाएगा, कितना पैसा लगाया जाएगा, ये सब इसमें डिसाइडेड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्लानिंग का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। टाइप्स ऑफ प्लान्स और प्लानिंग प्रोसेस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। इसके बाद हम एक करें, छोटा सा टॉपिक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। हम दूसरों को काम दे रहे हैं और उन्हें अथॉरिटी भी दे रहे हैं साथ में उस काम को करने की, वो तो क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मान लीजिए जो मैनेजर है, मैनेजर के नीचे 4 बंदे काम कर रहे हैं, ABCD, तो उस मैनेजर ने अपने काम को ABCD में डिवाइड कर दिया और उनको अथॉरिटी भी दे दी कि इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए डेफिनेशन है इसकी थियो हेमन के अकॉर्डिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। मैनेजर ने ABCD जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे उनको अथॉरिटी दी है और एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी कि यहाँ तक जो है आपकी अथॉरिटी रहेगी। मान लीजिए कि अगर वो किसी तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं तो उनको डिसाइड कर दिया कि 5,000 रुपये तक का एक्सपेंस है, तो आप अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद अगर उससे बढ़ेगा तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा पूछने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट्स प्रिस्क्राइब करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अथॉरिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। मतलब इन तीनों के बिना जो है हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर इन तीनों में से हमने किसी एक चीज़ भी नहीं दी ना अपने सबऑर्डिनेट को, तो हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि हमने उस बंदे को काम दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि अगर ये काम होता है, अच्छा होता है, तो भी आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर ये काम ढंग से नहीं होता है, मान लीजिए हमने सेल्स मैक्सिमाइजेशन का ही दिया या फिर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन का काम दिया है, तो वो प्रोडक्शन अच्छे से होता है तो भी वही रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं होता है तो वह भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, जो भी ड्यूटी उसको असाइन की गई है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, उसकी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 2 तरह की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 में क्या आएगा, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे डेलीगेट की जा सकती है। इसका मतलब है ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइंड जॉब, जो जॉब उसे असाइन की गई है उसको कंप्लीट करने की जो ऑब्लिगेशन है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, उस सबऑर्डिनेट की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 में क्या होता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। मीन्स अकाउंटेबिलिटी किसके पास रहेगी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर वर्क परफॉर्मेंस। जो उसने वर्क परफॉर्म किया है ना, तो उसके लिए अकाउंटेबल भी कौन होगा, वो सबऑर्डिनेट ही होगा। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं दी जाएगी, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 और ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 4। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या होता है, पावर टू टेक एक्शन
पावर टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने की पावर मिल जाना, वो क्या होता है? अथॉरिटी होता है। की टू मैनेजरियल पोस्ट, ये किसके पास होती है? मेनली मैनेजरियल पोस्ट के पास होती है, मैनेजर्स के पास ही होती है ज़्यादातर। जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मैनेजर्स को क्या देते हैं? अथॉरिटी भी देते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी काम करना है या कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जो हमने काम किया है ना, उसके लिए हम आंसरेबल भी हैं। अगर हमने काम अच्छे से नहीं किया है तो कारण कौन बताएगा? हम ही बताएंगे, उसको आंसर हम ही देंगे कि हम ये काम इतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर पाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस क्रिएटेड बाय असाइनिंग अथॉरिटी। और ये कब क्रिएट की जाएगी? अगर मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, अथॉरिटी नहीं देंगी तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। अथॉरिटी मिलेगी तभी अकाउंटेबिलिटी होगी, अदरवाइज अथॉरिटी नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें उस टाइम पर कोई डिसीजन लेना था और हम नहीं ले पाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, सेल्स जो है वो कम हो गई, मार्केटिंग हम नहीं कर पाए, कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं कर पाए, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? वो रहेगा जिसने हमें अथॉरिटी नहीं दी या अकाउंटेबिलिटी नहीं दी। उसके बाद आता है क्वेश्चन बनता है हमारा, कैन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड? क्या अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जा सकती है? नहीं की जा सकती। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजर्स को कोई काम दिया है, मैनेजर्स ने आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं ABCD, वो किसको अकाउंटेबल होंगे? मैनेजर को। और मैनेजर उस काम के लिए किसको अकाउंटेबल होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो मैनेजर ने क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी भी आगे ट्रांसफ़र की थी? नहीं की, क्योंकि अगर वो काम नहीं होता है तो उसको तो आंसर देना पड़ेगा आगे, तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। बेसिस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के बेसिस क्या रहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के डिवीज़न ऑफ लेबर एंड वर्क, वर्क को पूरी तरह से डिवाइड किया जाए। डेलीगेट अथॉरिटी अकॉर्डिंगली, जैसा हमने काम दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक देम अकाउंटेबल, अगर हमने अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी तो अकाउंटेबल होगा ही होगा। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो बेसिस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, तो इसका बेसिस क्या रहेगा? डिवीज़न ऑफ लेबर एंड वर्क। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि हमने अपनी अथॉरिटी को आगे डेलीगेट कर दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए जैसे CEO है, उसने 4 डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और मार्केटिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उसने क्या किया? अपना काम आगे डिसेंट्रलाइज कर दिया ना, या तो अपनी सारी पावर अपने पास ही रखी, अब उसने अपनी पावर को आगे डिवाइड कर दिया 4 भाग में। उसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने भी अपने हेड को अपना काम जो है वो डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हेड ने वर्कर को। तो आगे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती जा रही है ना स्टेप बाय स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। कि जो सारी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ CEO के हाथों में नहीं है, उसके पास जो सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, सारी की पावर उसने क्या कर दी है? आगे अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि वो किसी भी तरह का डिसीजन वगैरह ले सकें। तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कि सारी पावर वो अपने पास ही रखे, किसी को आगे ना दे, तो होगा सेंट्रलाइजेशन। मीनिंग, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की गई ना, CEO ने अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को की है, फिर उसने अपने हेड को की है, डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, मैनेजर होगा, उसने आगे अपने वर्कर्स को की है। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वी डेलीगेट द अथॉरिटी, वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। अगर हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो हम इसको बहुत से मतलब मैनी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर चाहे तो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, ना तो ना भी करे, वो उसका मन करेगा ना वो तो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि वो आगे क्या कर रहा है? अपनी अथॉरिटी को आगे डिवाइड कर रहा है। परचेज वाला भी आगे करेगा, सेल्स भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन जो है हेनरी फेयल के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग दैट गोज़ टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करने के लिए जो भी कुछ किया जा रहा है, रोल इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन। अब सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई ना, CEO ने अपना काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को दे दिया, अब उसने अपना काम अपने मैनेजर को दे दिया, तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। एंड एवरीथिंग विच गोज़ टू रिड्यूस इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो सारी पावर है भाई CEO अपने पास ही रखेगा, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता कि तुम ढंग से काम करोगे या नहीं करोगे, तो उसने पावर अपने पास रख ली, तो वो क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन।
उसने किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इम्पोर्टेंस देना अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और नहीं देना क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। कैथ डेविस के अकॉर्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट में हम अपनी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट इज़ प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये आपको याद रखनी है। अगर ये वाली डेफिनेशन आ जाए और 4 पॉइंट्स में बता दिया जाए कि इसका राइटर कौन है, तो बताना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी तो जो है एक सिंपल सी टास्क है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़े लेवल पर होता है। वो तभी होता है जब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़े लेवल पर है, तभी पॉसिबल है। अगर हम छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं पॉसिबल होता, तो इसलिए ये नॉट नेसेसरी है। लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो हर एक बिजनेस में ही पॉसिबल होता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।